पहले मौजू की तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है फ़हीम सरदार साहब ने, जो कि रीनॉन इकोनॉमिस्ट भी हैं और पॉलिसी मेकर भी हैं। उनसे बात की जाएगी कि इस वक्त जो ट्रंप ने ये कहा है कि भारत के साथ जो डील है इस पर नज़रसानी की जाए, और उन्होंने जो एप्पल के CEO हैं टिम कुक, उनसे भी ये रिक्वेस्ट की है कि भारत में सरमायाकारी करने के बजाय, भारत में प्रोडक्शन करने के बजाय इसे वापस अमेरिका में लेके आए। तो कितना बड़ा एक सेटबैक है भारत के लिए ये। इस पर बात करते हैं फ़हीम सरदार साहब से। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब। जी वालेकुम सलाम। आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं डायलॉग में। शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी फ़हीम साहब, कितना बड़ा ये सेटबैक है भारत के लिए कि ट्रंप ने नाखुशगवारी का इजहार किया है और उनका कहना है कि हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। $500 अरब की सरमायाकारी जो एप्पल भारत में करने जा रहा है, इससे अच्छा ये वापस लेके आई जाए और ये प्रोडक्शन हम खुद करेंगे अपने मुल्क में, और बजाय ये कि हम भारत को सारे का सारा सरमाया दे दें, ये सरमाया अमेरिका में इस्तेमाल होना चाहिए। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो एक प्लान था वो यही था कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग चीज को बनाने का जो सलाहियत थी जिसपे अमेरिका बना था वो वापस अमेरिका में पिछले 30-40 साल में ना ये प्रोडक्शन सारी भेज दी गई थी पहले मेक्सिको, चाइना ये वो इस तरह करके। अब जब एप्पल जो है वो दूसरी हाईएस्ट वैल्यू है उसकी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, उसमें एप्पल जितना प्रॉफिटेबल है ना, एप्पल एक ऐसा ऐसी कंपनी जिससे बहुत फर्क पड़ता है। उसके ज्यादातर आइलैंड के लोगों को पता है या नहीं पता, वो अमेरिका में नहीं अब वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये सारी प्रोडक्शन जो है भारत में करनी है, अमेरिका में लेकर टैरिफ लगेंगे, और वो उन्होंने इसका नापसंदीदगी या नाराजगी का भी इजहार किया कि मैं जो उनके CEO हैं टिम कुक, कि मैं उनसे जरा नाराज हूँ क्योंकि उनकी बात कोई पूरी तरह से मानी नहीं गई। तो वही था, एप्पल ने कहा कि 20,000 इजाफी जॉब्स अमेरिका में दिए जाएंगे। तो ये ज्यादातर जो फोन है, आईफोन जो बनते हैं, ये अब इंडिया में बनेंगे। तो लेकिन ये पूरी चीज जो है ना वो उसमें क्या कहते हैं मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की तरफ से जो प्रेशर है कि वो पैसे, वो मैन्युफैक्चरिंग, वो नॉलेज, वो सारा जो सलाहियतें हैं एप्पल की और दूसरी कंपनीज की, दूसरों के भी बात भी होगी, लेकिन एप्पल को कहा गया है कि सारा कुछ अमेरिका में लेकर आओ ताकि अमेरिका में लोगों को जॉब्स मिले। सही। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी बात नहीं मानेगी एप्पल की जानिब से, या टिम कुक जो है वो इस पर रजामंद क्यों नहीं है? देखिए, रजामंद इसलिए नहीं है कि बात दुनिया में मैं कई फोरम्स पे बात कह चुका हूँ, दुनिया में ना कॉस्ट खर्चे की जंग चल रही है। जहां कम खर्चा होगा वो मुल्क, जो मुल्क जहां पे अपना खर्चा कम करवा सकता है किसी और मुल्क के जरिए ना, वो मुल्क फिर आगे बढ़ता है। अगर ये सारी प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट होती है बिलफर्ज, तो क्या अमेरिकन लेबर इतना सस्ता है? नहीं, वो बहुत महंगा है। क्या अमेरिकन लेबर इतना काबिल है कि वो उस तरह काम करेगा जैसे कि ताइवान में फॉक्सकॉन वाले करते हैं या जो दूसरे बनाते हैं आईफोन्स? बात ये होती है कि उस लेबर को ट्रेन किया गया और उस लेबर को पता है कि हम लेबर हैं। अमेरिका में जब ये प्रोडक्शन अगर जाती है तो एक आईफोन की जो मिसाल के तौर पे जो उसकी कॉस्ट है, मेरे ख्याल है वो कम अज कम 30 से 40% बढ़ जाएगी, कम अज कम। वो कौन खरीदेगा? उससे आपकी मार्केट टूट जाती है। तो वो तो अपने तिजारत में ज्यादा उनका इंटरेस्ट है। मैं पिछले दोहरा दूंगी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था। तो क्या भारत से हट के किसी और मुल्क में भी जा सकती है? मुमकिन है, लेकिन वो जाने नहीं देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई तो एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, उसको अमेरिका में चीज को असेंबल, बनाना, डिजाइन करना चाहिए, बस। वो अगर दूसरे मुल्क में भी जाएंगे तो वो फिर से ये बात करेंगे। सही। और कितना बड़ा ये लॉस हो सकता है भारत के लिए इकोनॉमिकली कि अगर ये शिफ्ट हो जाती है वापस? देखिए, ये बहुत बड़ा लॉस होगा भारत को। और अभी आपने तो रेमिटेंस पे जो टैक्स लगा है अमेरिका में, जो जिनका H-1B वीजाज हैं और जो ग्रीन कार्ड वाले, उस पर तो आपने जाहिर बात है सवाल नहीं पूछा, लेकिन वो भी बहुत बड़ा धचका है। 5% टैक्स लगा है, मैं उस पर नहीं बात करूंगा। लेकिन जो देखिए सरमायाकारी जो होती है ना, जो होने वाली होती है और जो बस नाफिज होने वाली होती है, अचानक उसमें जब कोई डिले आता है तो जिस मुल्क में सरमायाकारी होनी होती है वो पैसे वहां नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो बड़ी मुश्किल से जाएंगे और बहुत भारी होंगे उस मुल्क के लिए, टारगेट मुल्क के लिए। तो ये जो होता है भारत में, असल में आपने शायद नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बिलखुसूस पॉइंट आउट किया था कि बहुत इजाफी टैरिफ लगाते हैं हर चीज पे। इसीलिए ये बात यहाँ तक पहुंची। उसमें कहानी टैरिफ से शुरू हुई थी सही। और मैन्युफैक्चरिंग से शुरू हुई थी। मैं मुख्तसर में उसको रैप अप करता हूँ। नहीं, मेरा सवाल भी यही था कि ये कहानी है क्या, जरा हमारे सामने के लिए बताइएगा कि टैरिफ के हवाले से क्यों उन्होंने तहफुजात का इजहार किया, क्यों नाराजगी का इजहार किया कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि एप्पल तमाम अपना जो इस वक्त प्रोडक्शन है रैप अप करके वापस अमेरिका जाए। अच्छा जी, मैं फिर इसको जरा मैं टुकड़ों में तोड़ के इसका जवाब देता हूँ, फिर उसको जोड़ लेते हैं। पहली बात तो ये, एप्पल एक कंपनी है, अभी और कंपनीज के साथ भी यही होगा, बिल्कुल यही होगा, जो दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो है भारत में जो इन्वेस्टमेंट रोके जाने का जो बहुत बड़ा एक पर्पस है वो ये है कि अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो आपको नजर आता है कि जब अमेरिका की टीम ने बैठ के एक एनालिसिस किया, उन्होंने किया ये, वो बताते नहीं क्योंकि मेरी फील्ड है फाइनेंस, तो मैं तो समझ गया था किस एंगल से बात को पकड़ रहे हैं। उन्होंने वो मुल्क पकड़े जिनका सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के खिलाफ। अच्छा। तो उसमें भारत था। भारत का 47 अरब डॉलर का सरप्लस है अमेरिका के खिलाफ। तो अमेरिका ने तो उसको हिट लिस्ट पे डाल दिया कि नहीं भाई, तुम सरप्लस नहीं कर सकते हमारे साथ, तुम हमारे साथ डेफिसिट पे रहो या सिफर पे रहो, सरप्लस नहीं होगा। सरप्लस का मतलब यह है कि वो पैसे भारत या दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और 47 अरब डॉलर अजाफी अमेरिका से उठ के भारत जा रहे थे। तो उसमें हुआ ये कि जब एनालिसिस किया गया तो भारत को पॉइंट आउट किया गया कि इसके टैरिफ्स इतने वो दूसरे प्रोडक्ट्स को आने नहीं देते अपने मुल्क में और अपनी सर्विसेज दूसरे मुल्कों में सस्ती बेचते हैं। तो उन्होंने इस नुक्ते को, इस मामले पे जो होता है कि एक इसकी जो बल थे वो सीधा उन्होंने करना चाहा। फिर बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की, कि अगर आपको याद हो कि इनॉग्रेशन पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वापस लेकर आऊंगा अमेरिका में, जैसे जिसकी वजह से अमेरिका चढ़ा था वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, 2 से पहले और 2 के बाद, वो प्रोडक्शन की वजह से और डिजाइनिंग की वजह से चढ़ा था। तो वो फिर से वो करना चाह रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अच्छा, अब भारत की बात को हम लेकर आते हैं। भारत का जो ये इस वक्त जो लेटेस्ट जो सरप्लस है ट्रेड में और जो इजाफी टैरिफ्स जो लगाए हुए थे, अब फौरन भारत ने कहा कि जी हम टैरिफ्स कम कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कहा गया कि 0% टैरिफ होगा। भारत की रियासत ने कहा कि नहीं 0% नहीं है, बट ये तकरीबन 3 स्टेजेस में हम कम करेंगे। यानी कि वो उन्होंने घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने कि भी हम आपके साथ टैरिफ पे नहीं लड़ेंगे, जो आप कहते हैं वो हमें मंजूर है। लेकिन अब आप नोट करें कि अब कैश पे बात आ गई है। तो ये कैश वहां नहीं जाएगी, कैश वापस अमेरिका जाएगा, जिसके साथ फैक्ट्रीज बनेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, उससे टैक्स बनेगा, टैक्स कटेगा, उसमें लोगों से सैलरी मिलेंगी, टैक्स पे टैक्स कटेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो ये जैसे आपने जहां से बात शुरू की, मैं अब उस पर आता हूं कि ये काफी बड़ा धचका है और मैं तो अभी वो बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान ने भारत के साथ की है। तो ये सरमायाकारी तो भागता है, एक जैसे चिड़िया बैठी होती है ना, छोटा सा कंकर फेंके तो सारी उड़ जाती है, सरमायाकार इस तरह उड़ता है। सही। तो इस चीज को हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप भारत के और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस का? मैं जी देख रहा हूं कि बिल्कुल अमेरिका डोमिनेट करेगा भारत को, क्योंकि अभी आईटी पे बात नहीं हुई। अभी जो एक आपने उस पॉइंट को टच नहीं किया, शायद आप अगले प्रोग्राम्स में टच करना चाहें, जो कॉल सेंटर स्कैम्स हैं सबसे ज्यादा भारत से होते हैं अमेरिका में। आपको पता है कि इस वक्त जब पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल की, आपको पता है वो कॉल सेंटर स्कैम्स की कॉल अमेरिका जानी बंद हो गई थी। सही। वेस्ट में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार हमें स्कैम नहीं किया जा रहा, हमारे साथ चोरी नहीं हो रही। तो अगर आप इसके देखें, इसकी मुख्तलिफ असरात हैं और मुख्तलिफ गहराई तक बात जाती है। भारत ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता था स्टेज पे, और मैं वाहिद बंदा हूं मुझे लगता है जो प्लेटफॉर्म पे जाके भारत की असली इकोनॉमी की पिक्चर मैं बताता हूं कि भाई वो नहीं है जो लोगों को कहा जा रहा है। एक वक्त था कि इनक्रेडिबल इंडिया था, वो सब ड्रामा था। अभी इस वक्त अगर भारत की, मैं आपको अदाद शुमार आपसे शेयर करता हूँ सबकी इल्म के लिए, अगर भारत की जीडीपी 3.6 या 3.7 खरब है, बहुत अच्छा है उनके लिए। उनका जो कर्जा है वो 3.2 खरब है, 83%।
वो तो भारत अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि भी उनके मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। अगर इंटरेस्ट रेट कल बढ़ गया, अभी जो इन्होंने इनके इतने लॉसेज हुए हैं इस वॉर में, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनकी जो डेट होती है वो भारी हो जाएगी। वो भारी होगी तो ये जो 3.2 खरब है ये फटेगा। मतलब इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और फहीम साहब ये भी बताइएगा कि भारत को तो मगरिब का और अमेरिका का चहेता कहा जाता था, तो इतनी पाबंदियां क्यों आयद की जा रही हैं अमेरिका की जानिब से? देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका ने भारत पे बहुत इन्वेस्ट किए 80 की दिहाई से। मैं इस चीज पे काफी बोल चुका हूं कि ये इनके सीईओ को रखते क्यों थे, इनके लोगों को सीईओ बनाते क्यों थे। जर्मनी ने तो कभी नहीं बनाया, फ्रांस ने कभी नहीं बनाया, स्वीडन में कभी नहीं बनाया और जापान ने कभी नहीं बनाया। ये तो वो मुल्क हैं जो उस वक्त वो भी तरक्की कर रहे थे। तो अमेरिका ने इन लोगों को, इनके लोगों को सीईओ इसलिए बनाया था क्योंकि इन्होंने भारत को ईयरमार्क किया हुआ था कि चाइना के खिलाफ और रशिया से दूर करना है। सही। और वो पाकिस्तान को, वो अमेरिका कंफर्टेबल नहीं था पाकिस्तान के साथ। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। अब जो बात है ना कि देखिए, इंसान को सपोर्ट मिले या ना मिले, इंसान को बैनुल अक़वामी जो गांव है, विलेज है, उसमें आपको तौर तरीके से बात करनी होती है। इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, हर स्पीच में ये दूसरों को लेक्चर देता है, हर स्पीच में ये दूसरों की बेइज्जती करता है, उनको सबक सिखाता है। तो अमेरिका को ये बातें नहीं अच्छी लगती। और दूसरी बात ये कि अमेरिका के साथ इंडिया की एग्रीमेंट है कि उसने चाइना को रोकना है। चाइना क्या रोकेगा, पाकिस्तान को नहीं हैंडल कर सक रहा। तो अमेरिका भी तो देख रहे हैं कि ये क्या हमें कहानियां सुनाते रहे पिछले 30-40 साल। आपके ख्याल में ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद आर्म ट्विस्टिंग जो हुई है भारत की, इस वजह से भी हुई है कि तुम किसी काबिल भी नहीं हो? बिल्कुल है जी। मैं तो ये जो हमारा अल्लाह के रहमो करम से ये इतना खूबसूरत और कामयाब ऑपरेशन और जो हमने यूनाइटेड फ्रंट शो किया था, इससे पहले भी अगर आप नोट करें, ये 3 नुकात हैं, 3 ऐसे मौके हैं जिसपे साफ नजर आ रहा है कि भारत को वार्निंग शॉट दी जा रही है। मैं रिवर्स में चलता हूं। नंबर 1, ये जो था, क्या कहते हैं, इनकी जो इलेक्शन हुई थी, 400 आने तो मुश्किल से कितनी सीट्स मिली, ठीक है जी। फिर आपके जो उनका जो नंबर 2, उसका भी नाम जरा मेरी जुबान की नोक पे मुझे जहन से निकल गया, दुनिया का नंबर 3 या 4 नंबर पे जो था इंडियन, जो उसको उन्होंने जमीन बोस करके रख दिया, अमीर तरीन भारती को जमीन बोस करके रख दिया। फिर और बहुत सारी चीजें क्वाड वगैरह में जब इसको शामिल करते हैं तो इसको एज अ सपोर्ट यूनिट शामिल करते हैं, नॉट एज अ फ्रंट लाइन यूनिट। तो ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं जो मैं अल्लाह के रहमो करम से हम पाकिस्तानी बहुत जल्दी भांप लेते हैं कि सुपर पावर क्या सोच रहा है। और मैं बात को कंप्लीट करता हूँ। देखिए, सुपर पावर के साथ जब आपका कोई कॉवेनेंट होता है या कोई एग्रीमेंट होती है, आपको वो चीज पूरी फुलफिल करनी पड़ती है। हमें पता है कि सुपर पावर के साथ डील करना आसान काम नहीं होता। भारत का ख्याल है कि ये पूरी दुनिया को लेक्चर देगा। पाकिस्तान और मैं थोड़ा मुझे मजाक खेज बात है कि जी अब वो कहते हैं कि तारीख में मुगल ही कोई नहीं थे, अब ये कुछ सिखा रहे हैं। तो फिर मैं ऐसे लोगों के साथ आप क्या डील करेंगे? अब आप देखें कि इस माशाल्लाह हमारे कामयाब ऑपरेशन ने पूरा भारत को एक्सपोज करके रख दिया है। और आप उनकी मीडिया का हाल देखें, अभी हम आपस में किस तरह बात कर रहे हैं और वो अपनी मीडिया में आपस में किस तरह दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। बिल्कुल एब्सोल्यूट बच्चों वाली बातें। और वो एक होता है ना कि आप किसी भी सुपर पावर को आंखें जब दिखाएंगे तो सुपर पावर ये चीज नोट करता है और वो फिर उसका हिसाब लेता है। और ये बताएगा, क्या अमेरिका कोई टैक्सेस या ड्यूटीज कम कर सकता है अगर वो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क में स्टार्ट करते हैं, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन पे किसी भी किस्म का कोई फर्क ना पड़े? बिल्कुल कर सकता है। वो तो उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने पहले जुमले में कहा था कि अगर अमेरिका में चीज बनाई जाएगी तो मिनिमम जो टैक्स है, टैरिफ वो नहीं लगेगा। लेकिन आप इस तरह एक चीज को उठा के दूसरी जगह लगा के उसको चला नहीं सकते। उसमें बड़े पेचीदा मसले होते हैं। आप अगर बिलफर्ज मैं इसको मैं बिजनेस में भी ज्यादातर मैं रह चुका हूँ, सीईओ रह चुका हूँ। अगर आप एक बिजनेस यूनिट को उठाएंगे जिसका पूरा निजाम या प्लान था लेट्स से मशरिक की तरफ, अब आप उसको मशरिक से उठा के मगरब की तरफ या शुमाल या जनूब की तरफ लेके जाएंगे तो उसका मतलब है सारा सिस्टम आप उठा के वहां ले जा रहे हैं। इसमें कम से कम 3 साल लगते हैं।
2 साल से में 2 साल कर रहे हैं अगर बहुत ही काबिल है, लेकिन वो इस तरह नहीं होता। सरमायाकारी मैं सारी बात को समराइज कर देता हूँ। एक चलती हुई सरमायाकारी में जब खलल आती है तो उसको फिर से चलाने में बहुत दुश्वारी पेश आती है। अब ये भारत को आप 3 से 6 महीने में देखेंगे, आपको नजर आ जाएगा कि इनकी रेमिटेंसेस डिप होनी शुरू हो जाएंगी, इनके एफटीआई वैसे ही थोड़े डिप हो रहे थे, एक्सपोर्ट्स का इनका वो नेगेटिव है, नेट एक्सपोर्ट्स इनकी नेगेटिव है। तो आपको महसूस होगा 3 से 6 महीने में, ये अल्फाज याद रखिएगा, आपको नजर आएगा कि इनके डेफिसिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे सही 3 से 6 महीने में। और फहीम साहब, एक और भी पेशरफ्त है कि अमेरिका ने उनके आम लेने से भी मना कर दिया है और एक्सपोर्टर्स को कह दिया है, इंपोर्टर्स को, कि अब आपने ये आम मजीद नहीं खरीदना, क्योंकि जो उनकी स्टैंडर्ड्स थे उन्हें वो बीट नहीं करते। ताबकारी का एक अमल होता है, उससे गुजारा जाता है ताकि शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाए, फिर जो कीड़े हैं वो इसे ना लगे। लेकिन भारत उस पर भी पूरा नहीं उतरा, उसमें भी बेजाब्तगियां। फिर इसके अलावा जो उनके वीज़ा एजेंट्स हैं उनके ऊपर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। तो वही बात आपकी कि सेटबैक लगना शुरू हो गए, मजीद सेटबैक भी लगेंगे। तो ये दोनों महाज भी कितना इस वक्त धचके लिए इसके साबित हो रहे हैं भारत के लिए? जी, ये आप इनको सिर्फ अगर लिख के सिर्फ इनके आगे आर्बिट्ररी एक रकम लिखनी शुरू कर दें कि 1 साल में कितना लॉस होगा, और बिल्कुल आप छोटी रकम रखें, जब आप उसको सारे को उसका जमा करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा खासा ये मसला बन जाता है। आपको पता है कि भारत दुनिया में कितनी फेक ड्रग्स भेजता है। आईसिस को सबसे ज्यादा पेन किलर्स भारत ने प्रोवाइड किए थे। सही। ये हकायक है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। अगर आप इन चीजों पर सिर्फ नजर डालनी शुरू कर दे, FATF, यूनाइटेड नेशंस, अंकटैड, वर्ल्ड बैंक, सिर्फ इन चीजों को अपने लॉज के हिसाब से देखना शुरू कर दे तो भारत लिटरली ग्रे क्या वो ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ये चीजें हुई सिर्फ ये है कि इनको आदत पड़ी हुई थी कि ये इस इलाके के बदमाश हैं, इनकी हर चीज माफ है, कश्मीरियों को कत्ल करें, मुसलमानों को कत्ल करें, हर चीज पे माफी मिली हुई थी जैसे इसराइल को मिली हुई है। अब वो माफी हो या ना हो, चीजों का हिसाब लिया जा रहा है कि भाई ये किस तरह काम चलेगा आगे। तो मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। सही। फहीम सरदार साहब, भारत तो कहता था हम एशियन टाइगर बन गए। देखिए जी, जो फैक्ट है मैं उससे पहले मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की इकोनॉमी बड़ी है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि भारत की इकोनॉमी जहां होनी चाहिए थी वो वहां पे नहीं है। ये प्रोडक्टिविटी के मैं आपको इंडिसेस दिखा सकता हूँ कि बड़े मसले हैं। आपको रेड टेपिज्म है, आपके पिलफ्रेज है, मसले हैं। भारत में जो बेहतरी आई थी वो बुनियादी तौर पे अगर आप इसको पीछे, जैसे कि हमने आज की डिस्कशन में हम रिवर्स में गए हैं, अगर आप रिवर्स में जाएं तो जाके आपको एक बंदा और एक एफर्ट पे बात आके रुकती है। वो इनके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको पसंद भी नहीं शुरू में किया जाता था, और उन्होंने सारी रिफॉर्म्स दूसरी बार लेकर आए थे। और जो रिफॉर्म्स थी, दूसरा पॉइंट, उन रिफॉर्म्स में जो बिलखसूस जो चीज की गई थी वो कि लाइसेंसेस को खत्म किया गया था। उसकी वजह से भारत की मईशत चढ़ी थी। और बाय द वे मैं आपको एक और फैक्ट बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत भारत से पहले चलनी शुरू हुई थी। हमारे साथ वो TTP ने आके जिसको भेजा गया था इस मुल्क में तबाही फैलने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ वायलेंस इन इकोनॉमिक एरियाज, ये एक टर्म है जो मैंने 2020 में कॉइन की थी। नेशनल सिक्योरिटी में मैं जितना अर्सा रहा हूं, मैं इस चीज पे काफी मैंने काम किए। पाकिस्तान की मईशत को अटैक किया गया था 2002 से आज तक, और उससे पहले भी भारत की मईशत कभी अटैक नहीं हुई। तो इसीलिए उसकी ग्रोथ हुई है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बट साथ ही साथ उनके और बहुत सारे मसले ग्रो किए। आप उनकी डेट को देख लें, आप उनकी देख लें कि उनकी पॉवर्टी किधर खड़ी हुई है, आप उनके देख लें कि दुनिया में उनके कितने नेगेटिव मामला साथ साथ चल रहे हैं। साथ ही अगर इतनी ग्रोथ हो रही है तो उनकी कंपनीज मर क्यों रही है? एयर इंडिया ने भी आई थिंक लोन ले लिया है क्योंकि पाकिस्तान ने ओवरफ्लाइट रोक दी है। अभी टाटा वालों ने एयर इंडिया को लिया था और मसला हो गया क्योंकि वो खर्चा ज्यादा होगा, पाकिस्तान पे से नहीं गुजर सकते भारतीय जहाज। और फहीम सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि अगर दीगर ममालिक भी, अमेरिका से हट के यूरोपीय ममालिक हैं, उनके ऊपर भी डेफिनेटली हाईएस्ट टैरिफ भारत ने आयद किए हुए हैं, अगर वो भी नजरसानी करना शुरू कर दें तो भारत की इकोनॉमी का क्या होगा फिर? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये चीज होती है तो भारत की इकोनॉमी आपको रिसेशन में जाती हुई नजर आएगी। सही। भारत की जो GDP है ये 2 दफा रीबेस हुई है। जब मैं लोगों को कहता हूं कि क्योंकि मैंने खुद इस चीज पे असेसमेंट की हुई है, मैंने पूरे इस पे एग्जामिन किया हुआ है, जब आप भारत की GDP की बात करते हैं तो कम अज कम 1 या 1.5% कम करके बात करें। यार ये मैं कम अज कम कह रहा हूं,
क्योंकि वो एग्जैजरेट करते हैं, बातों को फज करते हैं। लेकिन चले वो करें और दूसरे मुल्क भी करते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर नजरसानी हो, अगर इस चीज पे रोशनी डाली जाए और इनके जो लिटरली जो बेवकूफियां और जो जराइम ये करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से, अगर उनको थोड़ा सा टाइट करना शुरू करें मुल्क, तो भारत इस तरह नहीं चल सकता। और ये जिस तरह ये इन्होंने दुनिया में एक वो मचाया है कि जी हम खर्चे भी दबा के करेंगे और हम हर उल्टे पुल्टे काम भी करेंगे। अब आप देखिए, मैं फिर से कॉल सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, कोई और मुल्क से अगर इतनी कॉल सेंटर्स की चोरियां हो रही होती, तो मैं आपको बता रहा हूँ उस मुल्क पे FATF के सैंक्शंस लग चुके होते हैं। सही। और अब भारत को माफ किया गया, इस चीज माफ किया गया है, स्पेशल लिवरेज दी गई और उन्हें लचक का मुजाहरा होता रहा हमेशा, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे फ़हीम सरदार साहब, और स्पेशल